नमस्कार। आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 7 स्वराज्य का प्रशासन इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की, स्वयं का राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक के पश्चात उन्होंने दक्षिण का विजय अभियान चलाया। स्वराज्य का विस्तार हुआ। इस स्वराज्य में नाशिक, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और ठाणे जिलों के बहुत से प्रदेशों का अंतर्भाग था। साथ ही कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के कुछ हिस्से स्वराज्य में समाविष्ट थे। इस तरह विस्तारित स्वराज्य का प्रशासन सुचारू रूप से चले, स्वराज्य में लोगों का कल्याण हो, इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की सुस्थिति प्रदान की। इस विषय की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। अब है अष्ट प्रधानमंडल। शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक के अवसर पर अष्ट प्रधानमंडल का गठन किया। राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से उसे 8 विभागों में बांटा गया। बच्चों, अष्ट प्रधान का अर्थ ही होता है 8, अष्ट यानी 8। तो 8 विभागों में उन्होंने अलग अलग सुविधा के अनुसार उसको बांटा। प्रत्येक विभाग हेतु एक प्रमुख की नियुक्ति की। 8 विभागों के 8 प्रमुख मिलकर अष्ट प्रधानमंडल बना। और ये जो अष्ट प्रधानमंडल है, 8 लोगों ने मिलकर कार्य करने के लिए पहल की और ये अष्टमंडल बना। इन प्रमुखों की नियुक्ति करना अथवा उन्हें उनके पद से हटाना शिवाजी महाराज के अधिकार में था। ये विभाग प्रमुख अपने अपने विभाग को लेकर शिवाजी महाराज के प्रति उत्तरदायी थे। शिवाजी महाराज ने गुणवत्ता और कार्य देखकर अष्ट प्रधानमंडल का चुनाव किया। उन्हें वेतन, पुरस्कार आदि जागीरें नहीं दी, लेकिन नकद वेतन भरपूर दिया। मतलब उन्होंने जो पुरस्कार है वो भी नहीं दिया, ना ही कोई वतन यानी कोई ज़मीन या कोई राज्य उनके अधिकार में दिया, लेकिन उनको नकद वेतन दिया। मतलब भरपूर पैसे उन्हें दिया, रुपये पैसे दिया उन्हें। अब है कृषि विषयक नीति। गांव देहात का मुख्य व्यवसाय कृषि था। शिवाजी महाराज कृषि के महत्व को जानते थे, अतः उन्होंने किसानों के हितों को वरीयता दी। उन्होंने अपने पराक्रमी और अनुभवी अधिकारी अण्णाजी दत्तो को भूस्वराज्य के प्रबंधन का दायित्व सौंपा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दे रखी थी कि वे निर्धारित राशि से अधिक राजस्व इकट्ठा न करें। बंजर भूमि को उपज योग्य बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया। अतिवृष्टि या अकाल पड़ने पर फसल नष्ट होती है अथवा शत्रु सेना गांव को ध्वस्त करती है, तो ऐसी स्थिति में गांव वालों को भूस्वराज्य अर्थात लगान और अन्य करों में छूट दी जाती थी। साथ ही शिवाजी महाराज ने अधिकारियों को आदेश दे रखा था कि ऐसे समय किसानों को बैलों की जोड़ी, हल और बुआई के लिए अच्छे बीज दिए जाएं। अब हम देखेंगे तत्कालीन देहातों की अर्थ नीति। कृषि विकास देहात की अर्थनीति की रीढ़ था। देहातों में कृषि व्यवसाय के पूरक व्यवसाय चलते हैं। गांव के श्रमिक अर्थात कारीगर वस्तुओं का उत्पादन करते थे। वे स्थानीय लोगों की आवश्यकताएं पूर्ण करते थे। इस अर्थ में देहात आत्मनिर्भर थे। किसान अपनी उपज में से कारीगरों को उनकी आवश्यकता अनुसार हिस्सा दिया करते थे। इस हिस्से को पौनी अर्थात पावन कहते थे। अब हम देखेंगे व्यापार और उद्योग। शिवाजी महाराज जानते थे कि जब तक व्यापार में वृद्धि नहीं होती, तब तक राज्य समृद्ध नहीं बनता। व्यापारियों के कारण राज्य में नवीन और आवश्यक वस्तुएं आती है। वस्तुएं विपुल मात्रा में उपलब्ध होती है, व्यापार में वृद्धि होती है,
संपत्ति बढ़ती है। शिवाजी महाराज के आदेश पत्र में एक वर्णन पाया जाता है। साहूकार अर्थात व्यापारी, राज्य और राजश्री की शोभा है। यह वर्णन शिवाजी महाराज के व्यापारियों की ओर देखने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। साहूकार शब्द का अर्थ व्यापारी है। शिवाजी महाराज की नीति स्वराज्य के उद्योगों को संरक्षण देने की थी। इसका उत्तम उदाहरण नमक उद्योग है। उन्होंने कोंकण में चलने वाले नमक के उद्योग को संरक्षण दिया। उस समय स्वराज्य में पुर्तगालियों के आधिपत्य वाले प्रदेश से नमक का आयात बड़ी मात्रा में होता था। इसका कोंकण में चलने वाली स्थानीय नमक की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। इसे ध्यान में रखकर शिवाजी महाराज ने पुर्तगालियों के प्रदेश से आने वाले नमक पर बहुत बड़ी चुंगी अर्थात कर लगाई थी। उद्देश्य यह था कि पुर्तगालियों से आने वाला नमक महंगा होकर उसका आयात कम हो जाए और स्थानीय नमक की बिक्री बढ़े। अब हम देखेंगे सेना व्यवस्था। शिवाजी महाराज की सेना में 2 विभाग थे, एक थल सेना और दूसरी अश्व सेना। अश्व मतलब घोड़ा। थल सेना में हवलदार, जुमलेदार जैसे अधिकारी थे। थल सेना प्रमुख को सरनोबत कहते थे। सरनोबत थल सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। अश्व सेना में 2 प्रकार के घुड़सवार थे, एक शिलेदार और दूसरा बारगीर। शिलेदार के पास स्वयं का घोड़ा और शस्त्र होते थे। बारगीर को सरकार की ओर से घोड़ा और शस्त्र दिए जाते थे। अश्वसेना में बारगीरों की संख्या अधिक थी। अश्वसेना में अधिकारियों की श्रेणियां थल सेना की भांति ही थी। अश्वसेना का सर्वोच्च अधिकारी सरनोबत था। यहाँ पे हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज की सेना में 2 विभाग थे, एक थल सेना और दूसरा अश्वसेना। थल सेना में हवलदार, जुमलेदार और अधिकारी थे। अश्वसेना का सर्वोच्च अधिकारी सरनोबत था। नेताजी पालकर, प्रतापराव गुर्जर, हंबीरराव मोहिते जैसे शिवाजी की अश्वसेना के कुछ ख्याति प्राप्त सरनोबत थे। और यहाँ पर बच्चों हमने देखा कि शिवाजी महाराज ने व्यापार और उद्योग को अधिक महत्व दिया है। वे जानते थे कि अगर व्यापार बढ़ता है तब हमारा राज्य भी समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि व्यापार के माध्यम से लोगों को काम मिलेगा और जब काम मिलेगा तो उन्हें पैसा मिलेगा, और जब प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ काम करेगा तो उनके पास पैसे आएंगे और उनका घर तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन साथ ही साथ राज्य का जो आर्थिक स्तर है वो भी बढ़ेगा, राज्य भी समृद्ध हो जाएगा। व्यापारियों के कारण राज्य में नवीन और आवश्यक वस्तुएं आती है। अगर व्यापारी है तो उस राज्य में नई नई बातें, नई नई चीज़ें वे लेकर आते हैं। उन वस्तुओं के द्वारा लोगों को पता चलता है कि किस चीज़ की ज़रूरत आज है, और ये ज़रूरत पूरा करते हैं हमारे उत्तम व्यापारी। तो उनका मानना था कि वस्तुएं विपुल मात्रा में उपलब्ध होती है। विपुल यानी बहुत सारी मात्रा में। अगर व्यापारी है तो विपुल मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध होगी। व्यापार में वृद्धि होती है, संपत्ति बढ़ती है। अगर व्यापार बढ़ेगा तो निश्चित ही संपत्ति भी बढ़ेगी, और संपत्ति अगर बढ़ती है तो राज्य भी आर्थिक रीति से मजबूत बनता जाएगा। और उन्होंने शिवाजी महाराज के आदेश पत्र में एक वर्णन पाया जाता है जो कि बहुत ही कीमती माना जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और वो वर्णन उनके राजपत्र में इस तरह था, आदेश पत्र में, कि साहूकार राज्य और राजश्री की शोभा है। साहूकार राज्य और राजश्री की शोभा है, मतलब जो व्यापारी है वो राज्य और राजश्री जो देश का वैभव है उसकी शोभा है। यह वर्णन शिवाजी महाराज के व्यापारियों की ओर देखने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। और साहूकार अर्थात व्यापारी, उन्होंने जो साहूकार बताया उसका अर्थ क्या होता है बच्चों? व्यापारी। उसी प्रकार जो शिवाजी महाराज है, व्यापार के साथ साथ उन्होंने कृषि को भी महत्व दिया। उन्होंने जाना कि अगर कृषि प्रधान देश है
तो लोगों को कृषि में अधिक अधिक महत्व की भूमिका निभाना चाहिए, अधिक से अधिक अपना सहभाग उसमें देना चाहिए। तो गांव और देहात का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि था, आज भी है। शिवाजी महाराज कृषि के महत्व को जानते थे। वे जानते थे कि भारत पहले से ही कृषि प्रधान देश है और इसलिए उन्हें पहल करना होगा कि वे और अधिक उत्तम रीति से कृषि मतलब खेती कर सके। अतः उन्होंने किसानों के हितों को वीरता दी और उन्होंने जाना कि किसान भाई जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो किसान जो है बहुत मेहनत से मशक्क़त से अपनी भूमि को सींचता है, बीज बोता है और फसल उपजाता है और वो फसल दूसरों में बांटता है और इस तरीके से वो सारे लोगों की चिंता करता है, अच्छी उपज देकर वो सभी को तृप्त करता है। और इसलिए जो किसान भाई बंधु है उनकी देखभाल करना ज़रूरी है, उनको ऊंचा स्थान देना ज़रूरी है। उन्होंने अपने पराक्रमी और अनुभवी अधिकारी अण्णाजी दत्तो को भू स्वराज्य के प्रबंधन का दायित्व सौंपा और उन्होंने एक जिम्मेदारी सौंपी थी किसे, जो अधिकारी थे उनकी, जो बहुत ही पराक्रमी थे और अनुभवी थे, जिन्हें बहुत बात का अनुभव था। उनका नाम था अण्णाजी दत्तो, अण्णाजी दत्तो। तो उन्होंने शिवाजी महाराज ने अण्णाजी दत्तो जी को भू स्वराज्य का प्रबंधन का कार्य सौंपा था। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दे रखी थी कि वे निर्धारित राशि से अधिक राजस्व इकट्ठा न करें और उनकी चेतावनी जो अधिकारी थे वे माना भी करते थे। तो इस तरीके से शिवाजी महाराज ने कार्य किया। अब यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत हम आपको स्वाध्याय दे रहे हैं। पहला है शिवाजी महाराज की कृषि विषयक नीति। कृषि विषयक नीति में जो खेती संबंधी नीति थी उनकी, शिवाजी महाराज की, उसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। और दूसरा है अष्टप्रधान मंडल। अष्टप्रधान मंडल के बारे में हम जान चुके हैं कि अष्टप्रधान मंडल जो है, जब शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक के अवसर पर अष्टप्रधान मंडल का गठन किया था। अष्ट यानी 8 है ना, जिसमें 8 प्रधान होते हैं। तो राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से उसे 8 विभागों में बांटा गया, मतलब कार्य सुविधाजनक रूप से चल सके इसलिए उन्होंने 8 विभागों में अपने कार्य को बांटा और प्रत्येक विभाग के हेतु एक प्रमुख की नियुक्ति की और हर विभाग के लिए एक प्रमुख। तो 8 विभाग हो गए तो कितने प्रमुख हो जाएंगे? 8 प्रमुख लोग कार्य कर रहे थे। 8 विभागों के 8 प्रमुख मिलकर अष्टप्रधान मंडल बना और 8 लोग मिलकर जो अलग अलग भूमिकाएं जो निभा रहे थे उनका अष्टप्रधान मंडल बना। इन प्रमुख की नियुक्ति करना अथवा उन्हें उनके पद से हटाना शिवाजी महाराज के अधिकार में था। अब ये जो अधिकारी है उनकी नियुक्ति शिवाजी की ओर से हुई थी, तो निश्चित ही शिवाजी का अधिकार था कि उन्हें पद पे रखे या पद से हटा दे। तो ये सारा अधिकार किसके हाथ में था? शिवाजी के अधिकार में था। विभाग प्रमुख अपने अपने विभाग को लेकर शिवाजी महाराज के प्रति उत्तरदायी थे और जितने अधिकार उनको दिए गए थे उसमें उनको जवाबदारी दी गई थी। अगर वे कार्य कर रहे हैं तो उनका सारा ब्यौरा किसे देना था? उन्हें शिवाजी महाराज को देना था, क्योंकि वो जिम्मेदारी उन पर सौंपी गई थी। शिवाजी महाराज ने गुणवत्ता और कार्य देकर अष्टप्रधान मंडल का चुनाव किया। उन्हें वतन, पुरस्कार अथवा जागीरें नहीं दी, लेकिन नकद वेतन दिया गया। उन्हें कोई वतन नहीं दिया, कोई ज़मीन नहीं दी है या कोई पुरस्कार नहीं दिया है, लेकिन उन्हें नकद राशि दी गई थी। उनके कार्य हेतु भरपूरी से दिया जाता था। तो ये जो लोग थे अपनी प्रमुख जो भूमिका वे निभाया करते थे। तो इस तरीके से बच्चों शिवाजी महाराज के समय में अष्टप्रधान मंडल का गठन किया गया और अष्टप्रधान मंडल में जो अलग अलग 8 लोग थे उसमें थे मोरू त्रिंबक पिंगड़े, रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार, अण्णाजी दत्तो, दत्ताजी त्रिंबक वागनीस, हंबीरराव मोहिते, रामचंद्र त्रिंबक डबीर, निराजी रावजी और मोरेश्वर पंडित राव। और उनके पद अलग अलग थे। 8 प्रकार के 8 पद थे, जैसे प्रधान है,
अमात्य है, सचिव पद था, मंत्री, सेनापति, सुमंत, न्यायाधीश, पंडित राव, इस तरीके से अलग अलग पद भी उन्हें प्राप्त थे। उसी प्रकार जो 8 लोग थे उनके कार्य भी बिल्कुल अलग अलग थे। जैसे किसी का कार्य है कि राज्य का शासन तथा विशेष प्रदेश की व्यवस्था चलाना। तो इस तरीके से अलग अलग कार्य हम देखते हैं। तो आज के पाठ में इतना ही। अगला हम अगले तासिका, तो आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला भाग हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।